हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजी सिविल इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर्स में हम बिल्डिंग मटेरियल्स के सब्जेक्ट पढ़ते आ रहे हैं। बिल्डिंग मटेरियल्स में कौन कौन से मटेरियल्स है जो कि स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन में काम आते हैं। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो उसमें से छोटे छोटे क्वेश्चन आने के कई सारे चांसेस रहते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे डेटा टाइप के क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चंस उसमें से बनते रहते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ ब्रिक एंड ब्रिक मैसनरी। तो सबसे पहले ब्रिक पढ़ेंगे हम। ब्रिक का क्या इंपॉर्टेंस है, किससे बनती है, क्या क्या इसके कंपोजिशंस है, क्या क्या इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, वो आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रिक के। तो सबसे पहले टॉपिक हमारे पास जो है ब्रिक के अंदर दैट इज़ कंपोजिशन ऑफ गुड वीक अर्थ। तो ब्रिक में कौन कौन से कंपोजिशंस होते हैं, किस किस कंपोजिशन से ब्रिक मिलकर बनती है, कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं इसमें। तो सबसे पहले हमारे पास जो है दैट इज एल्यूमिना। तो एल्यूमिना इज द चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एवरी काइंड ऑफ ब्रिक। या फिर क्ले अगर हम भी ले रहे हैं तो क्ले में सबसे ज़्यादा क्या प्रेजेंट होता है, एल्यूमिना। तो इट्स पोर्शन इन ब्रिक दैट इज 20 to 30% इसका पोर्शन होता है ब्रिक में। जैसे कि हम जिस ब्रिक अर्थ की या फिर जिस सैंड की ब्रिक बना रहे हैं हम, क्ले की, सॉरी सैंड की तो ब्रिक बनती नहीं है, क्ले की बनती है। तो जिस क्ले की ब्रिक बनाएंगे हम, उस क्ले में कम से कम 20 से 30% एल्यूमिना प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एल्यूमिना क्या करता है, इट इम्पार्ट्स प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी ब्रिक को, जो क्ले को प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करता है जिससे कि वो मोल्डेड हो सके, मोल्ड में फिल हो सके। तो मोल्डेड करने के लिए हमें प्लास्टिसिटी की ज़रूरत पड़ेगी, और प्लास्टिसिटी की ज़रूरत कौन फुलफिल कर सकता है, एल्यूमिना। ठीक है, अगर ये एक्सेस में प्रेजेंट हो गया तो इट कैन क्रिएट श्रिंकेज, रैपिंग ड्यूरिंग द ड्राइंग एंड बर्निंग प्रोसेस। क्योंकि हम जैसे कि इसको एक्सेस में मिला तो दिया हमने, लेकिन अब इसको हम सुखाएंगे, ब्रिक को सुखाने के बाद में इसकी पकाने के लिए हम बर्निंग करेंगे। तो बर्निंग करने के बाद में या फिर सुखाने के बाद में ये रैपिंग कर सकता है, मतलब सिकुड़ सकता है, क्रैक्स प्रोवाइड कर सकता है, और श्रिंकेज भी, जैसे वॉल्यूम श्रिंकेज अकर हो सकता है उसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास जो है दैट इज सिलिका। तो सिलिका की परसेंटेज देखिए एक बार आप, 50 to 60% सिलिका प्रेजेंट होता है। तो क्योंकि सिलिका क्या करता है, इट प्रिवेंट्स क्रैकिंग, श्रिंकेज एंड ट्रैपिंग, कि तीनों से ही ब्रिक को बचा लेता है। क्रैकिंग भी नहीं होने देता, श्रिंकेज भी नहीं होने देता, और वार्पिंग भी नहीं होने देता। और इट इम्पार्ट्स यूनिफॉर्म शेप ऑफ ब्रिक, जैसे कि जब भी हम ब्रिक बनाएंगे उसकी यूनिफॉर्म शेप होगी, हर एक ब्रिक की सेम शेप होगी। वो शेप प्रोवाइड करने के लिए सिलिका मेनली यूज में लिया जाता है। और इसका एक्सेस क्या क्या करता है, इट डिस्ट्रॉय कोहेजन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ ब्रिटलनेस अकर्स। जो अगर ये एक्सेस में प्रेजेंट है सिलिका, तो जो पार्टिकल्स के बीच में कोहेजननेस है, जिससे कि पार्टिकल्स आपस में जुड़े रहते हैं ब्रिक के, वो पार्टिकल्स आपस में डिस्ट्रॉय होने लग जाएंगे, ब्रेक होने लग जाएंगे। तो वहाँ ब्रिक कभी भी एक जगह ड्यूरेबल नहीं रहेगी। और इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द ड्यूरेबिलिटी, क्योंकि अगर पार्टिकल्स सेम, मतलब आपस में चिपके हुए नहीं रहेंगे, तो ड्यूरेबिलिटी उनकी कम हो जाएगी, क्योंकि ब्रिक टूट जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट थर्ड हमारे पास आता है दैट इज लाइम। ठीक है, अब लाइम कैसे होता है, अब लाइम कितना परसेंट होता है, दैट इज 5% लाइम प्रेजेंट होता है किसी भी सैंड में। अगर हम ब्रिक के लिए यूज कर रहे हैं तो 5% लाइम का उसमें प्रेजेंट होना बहुत ही ज़रूरी है। इट शुड बी इन पाउडर्ड फॉर्म, नॉट इन लम्प्स। इसके गोले नहीं बने होने चाहिए, जो वेरी फाइन पार्टिकल्स की पाउडर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होना चाहिए। इफ़ इट प्रेजेंट श्रिंकेज ऑफ रॉ ब्रिक्स एंड मेक्स इजी टू फ्यूजन ऑफ सैंड। ठीक है, अब क्ले में जैसे हम सैंड कुछ ना कुछ पोर्शन तो सैंड का मिक्स करेंगे ही, तो पकने के लिए सैंड का फ्यूजन होना ज़रूरी है, ताकि सैंड अच्छे से पक जाए, वहाँ पे बर्निंग उसकी अच्छे से हो जाए। तो रॉ ब्रिक्स, जो कच्ची ब्रिक्स होती है, जो मोल्ड में तैयार की गई है हमारी, जो सुखाने के लिए रखी गई है, उसमें जो श्रिंकेज होते हैं वो श्रिंकेज प्रिवेंट किए जाते हैं लाइम के द्वारा। ठीक है, और अगर इसका एक्सेस में प्रेजेंट हो लाइम, तो क्या होता है, ब्रिक मेल्ट हो जाती है, शेप इज लॉस्ट एंड स्प्लिटिंग ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक मेल्ट हो जाती है, वो अपनी पोजीशन पे उस यूनिफॉर्म शेप में नहीं रह पाती, और वो पर टुकड़ों में टूट जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्साइड्स ऑफ आयरन।
ऑक्साइड्स ऑफ आयरन कितना परसेंट होता है, 5 to 6% होता है। और इट हेल्प्स लाइम टू फ्यूज सैंड एंड इट ऑल्सो इम्पार्ट रेड कलर। अब ये लाइम तो सैंड को फ्यूज होने में हेल्प करता है, अब ये लाइम की हेल्प करता है आयरन ऑक्साइड, और रेड कलर ऑल्सो प्रोवाइड करता है ब्रिक को। इफ़ क्वांटिटी इज लेस, अगर आयरन ऑक्साइड की क्वांटिटी लेस है तो येलोइश कलर प्रोवाइड कर देगा ईंट को, और अगर क्वांटिटी मोर है तो डार्क ब्लू या फिर ब्लैकिश कलर प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, तो अब 5th नंबर का जो हमारे पास कंपोजिशन है दैट इज मैग्नीशिया। मैग्नीशिया क्या होता है, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मैग्नीशिया इम्पार्ट्स येलो टिंट, मतलब हल्का सा अगर क्वांटिटी कम है मैग्नीशिया की तो येलोइश कलर, बहुत ही हल्का सा येलो कलर दे देगा, और डिक्रीज द श्रिंकेज, श्रिंकेज को कम कर देगा। एक्सेस में अगर प्रेजेंट है तो द एक्सेस में क्या करेगा, ये डीके ऑफ ब्रिक्स, मतलब ब्रिक्स को अलग अलग पार्ट्स में तोड़ देगा, डिकम्पोजिशन होना स्टार्ट कर देगा, दैट इज नॉट ड्यूरेबल, ड्यूरेबल नहीं रहेगी ब्रिक। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स इन ब्रिक अर्थ। ब्रिक अर्थ में जो भी हम क्ले यूज में ले रहे हैं उसमें कौन कौन से हार्मफुल इंग्रेडिएंट होते हैं, दैट इज फर्स्ट नंबर पर लाइम है, क्योंकि अगर एक्सेस में ये प्रेजेंट हो तो अनसाउंड कर देता है ब्रिक को, उसमें क्वालिटी उसकी कम कर देता है। एल्कलीज अगर प्रेजेंट हो तो ये एल्कलीज सोडा और पोटास से होती है, नॉर्मली जहाँ एफ्लोरेसेंस क्रिएट कर देता है एल्कलीज, और इट कॉजेज बिकॉज ब्रिक्स टू रैप ट्विस्ट एंड फ्यूज हो, अगर एल्कलीज प्रेजेंट होगी उसमें तो रैपिंग हो जाएगी, इसकी ट्विस्ट हो जाएगी, ब्रिक्स अपने शेप में नहीं रहेगी, देयर शेप्स बिगड़ जाएगा उनका शेप, एफ्लोरेसेंस भी क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स। अब आते हैं हम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक पे। तो ब्रिक बनाई कैसे जाती है, कौन कौन से स्टेप्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है जो हम जिस मिट्टी से या फिर जिस क्ले से हम ब्रिक बनाने वाले हैं उसकी कैसे कैसे प्रिपरेशन करेंगे। तो सबसे पहला स्टेज हमारा प्रिपरेशन ऑफ क्ले। ठीक है, अब प्रिपरेशन ऑफ क्ले में अनसॉइलिंग सबसे पहला स्टेज होता है। अनसॉइलिंग क्या होता है, जो कि जो ब्रिक अर्थ ले हम जहाँ पे हमने चूज़ किया है कि यहाँ से हम मिट्टी, जैसे कि ये ब्रिक अर्थ चूज कर लिया, तो इसकी कम से कम 20 सेंटीमीटर की जो लेयर है उसको हम, ऊपर वाली जो टॉप लेयर है उसको हम रिमूव कर देंगे, रिमूव। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है डिगिंग। तो 20 सेंटीमीटर की लेयर रिमूव करने के बाद में जो 60 to 120 सेंटीमीटर की हाइट है वो खोद दी जाती है, मतलब उसको डिग किया जाता है। डिग करने के बाद में क्लीनिंग होंगी उसकी। क्लीनिंग शुड बी फ्री फ्रॉम स्टोन, पेबल, वेजिटेबल्स, जितने भी स्टोन्स है, छोटे छोटे स्टोन्स मिट्टी से निकलते हैं उनको रिमूव किया जाएगा। रिमूव करने के बाद में वेदरिंग की जाएगी। वेदरिंग का मतलब एक्सपोज टू वेदर, 6-7 वीक के लिए या फिर कभी कभार फुल सीजन के लिए भी एक्सपोज कर दिया जाता है, उसको सुखाने के लिए छोड़ दिया जाता है बाहर। फिर आता है ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग मतलब जो इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे कि लाइम, सिलिका, एलुमिना, आयरन ऑक्साइड, उन इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के लिए ब्लेंडिंग का मतलब ही मिक्सिंग करना होता है। ठीक है, मिक्स कर दिया जाता है ब्लेंडिंग में। फिर टेम्परिंग हो जाता है। टेम्परिंग में क्ले इज ब्रॉट टू प्रॉपर डिग्री ऑफ हार्डनेस एंड मेड फिट फॉर द नेक्स्ट ऑपरेशन। टेम्परिंग में क्या करते हैं, क्ले को नेक्स्ट ऑपरेशन के लिए तैयार करते हैं, प्रॉपर उसकी टेम्परिंग करते हैं उसकी, ताकि वो हार्डनेस गेन कर सके। अब यहाँ पे नोट लिखा है, नोट में क्या है, द प्रोसेस ऑफ ग्राइंडिंग क्ले विद वाटर एंड मेकिंग इट प्लास्टिक इज नोन एज पगिंग। तो बोर्ड जो ग्राइंडिंग, क्ले की ग्राइंडिंग जो होगी, अगर उसमें वाटर ऐड कर दिया जाए हो तो वो कौन सी प्रोसेस होगी, दैट इज नोन एज पगिंग, PUGGING। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पहला तो था प्रिपरेशन ऑफ क्ले, सेकंड हमारे पास है मोल्डिंग। क्योंकि हमारे पास पेस्ट तैयार हो चुका है ब्रिक बनाने के लिए, तो पेस्ट को हम मोल्ड करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, तो मोल्डिंग हमारे पास प्रोसेस होगा। तो मोल्डिंग में हम दो तरीके से कर सकते हैं, हैंड मोल्डिंग जो कि मैनुअली होती है। हैंड मोल्डिंग में क्या होता है, ब्रिक्स आर मोल्डेड मैनुअली, जो हैंड से लेबर्स काम करती है, चीप मैन पावर होगी, रेडिली अवेलेबल होता है, कोई भी आदमी मोल्डिंग आराम से कर सकता है। स्टील मोल्ड इज बेटर देन वुडन मोल्ड। मोल्ड जो होता है दो तरीके के करते हैं, एक तो वुडन लकड़ी का मोल्ड बना के करते हैं, और सेकंड वन इज स्टील का मोल्ड बनाते हैं। तो स्टील का मोल्ड से क्या है, क्ले उसकी चारों दीवारों पे चिपकते नहीं है, तो क्ले वो स्टील मोल्ड इज बेटर देन वुडन मोल्ड।
Molds are larger than 8 to 12% then bricks are perfectly and do not crack due to the shrinkage। अब जितने साइज की हमें ब्रिक बनानी है उससे कम से कम 8 to 12% साइज ज़्यादा होनी चाहिए। किसकी? मोल्ड की। ब्रिक के साइज से 8 to 12% ज़्यादा साइज होनी चाहिए मोल्ड की। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जो हैंड मोल्डिंग है, वो भी दो तरीके से की जा सकती है। ग्राउंड मोल्डेड ब्रिक, जो ग्राउंड पे हम मोल्ड करके ग्राउंड पे डालते हैं, दैट इज टेबल मोल्डेड ब्रिक। तो एक तो टेबल का यूज में लेके ब्रिक बनाई जाती है और ग्राउंड का यूज में लेके ब्रिक बनाई जाती है। तो दो तरीके से हम हैंड मोल्डिंग को डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है मशीन मोल्डिंग। जो हैंड मोल्डिंग तो मोइलिंग वाली होती है, और मशीन मोल्डिंग क्या होती है? जो मशीन्स बनाती है। मशीन्स में भी दो तरीके की होती है, प्लास्टिक क्ले मशीन और ड्राई क्ले मशीन। प्लास्टिक क्ले मशीन में रेगुलर ओपनिंग इक्वल टू द साइज ऑफ ब्रिक, लेस टाइम टेकन। ऑब्वियस सी बात है, अगर मशीन ब्रिक बना रही है तो टाइम टेकन तो कम ही होगा। तो ऑल ब्रिक्स आर कटेड बाय वायर सो एज टू वायर आर नॉन एज वायर कट ब्रिक्स। इसमें क्या है, मशीन में वायर्स लगे होते हैं जो पर्टिकुलर जो भी ब्रिक की साइज़ है उस साइज़ के इंटरवल में, जैसे कि ये ब्रिक की साइज़ है तो इस इंटरवल में वायर्स लगे होते हैं। जैसे यहाँ से मोल्डेड, यहाँ मोल्ड यहाँ से निकलता जाता है और यहाँ से वायर ये काटता जाता है ब्रिक को, फिर जितनी साइज़ निकलेगी फिर उतना काट देगा। इस तरीके से प्लास्टिक क्ले मशीन काम करती है। फिर आता है हमारे पास ड्राई क्ले मशीन। तो ड्राई क्ले मशीन में क्या होता है, क्ले इज कन्वर्टेड इनटू पाउडर्ड फॉर्म। पाउडर्ड फॉर्म में क्ले को कन्वर्ट कर लिया जाता है और इसमें वाटर, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर ऐड कर लिया जाता है ताकि स्टिफ प्लास्टिक क्ले पेस्ट बन सके। ठीक है। अब ये पेस्ट को मोल्ड में डाल देंगे। मोल्ड में डालने के बाद में वो ब्रिक की शेप में आ जाएगा। और ये क्योंकि ड्राई क्ले मशीन है तो मशीन अपने आप सुखा देती है इसको, उसको बाहर वेदर में सुखाने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती है। डू नॉट रिक्वायर टू ड्राई। ठीक है दोस्तों, ये डू नॉट रिक्वायर टू ड्राई। और सेंट डायरेक्टली फॉर बर्निंग, अगर सुखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इस मशीन में सूख जाती है तो उसको डायरेक्ट बर्निंग के लिए भेज दिया जाता है। तो ये था हमारे पास ड्राई क्ले मशीन और प्लास्टिक क्ले मशीन। ऑब्वियस सी बात है, मशीन मोल्डिंग इज़ बेटर देन मैनुअल मोल्डिंग, हैंड मोल्डिंग। क्योंकि हैंड मोल्डिंग में तो पर्सन्स काम कर रहे हैं ना, आदमी काम कर रहे हैं, लेबर काम कर रही है, तो वो कोई भी लेबर परफेक्ट काम नहीं कर सकती। तो मशीन मोल्डिंग है वो बेटर देन होती है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा था, थर्ड। अगर थर्ड है हमारे पास ड्राइंग। पहले हमने प्रिपरेशन ऑफ क्ले किया, उसके बाद में मोल्डिंग किया, फिर मोल्डिंग करने के बाद में ड्राइंग प्रोसेस होता है। तो ड्राइंग में क्या करते हैं, मॉइस्चर कंटेंट इट ब्रॉट डाउन टू 2%। ओनली 2% तक उसका मॉइस्चर कंटेंट को लाया जाता है ड्राइंग प्रोसेस में। फॉर बर्निंग बिकॉज डैम्प ब्रिक्स आर क्रैक्ड एंड डिस्ट्रॉय आफ्टर बर्निंग। अगर ब्रिक्स गीली हुई या फिर उसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट हुआ तो हम जब इसको बर्निंग करेंगे, बर्निंग करने के बाद में उसमें कई सारे क्रैक्स प्रेजेंट हो जाएंगे जो कि डिस्ट्रॉय कर देते हैं ब्रिक को। तो ऑल ब्रिक्स आर प्लेस्ड अलोंग द एज के अलोंग प्लेस किया जाता है ड्राइंग करने के लिए। और ड्राइड बाय नेचुरल प्रोसेस जनरली, सबसे जो नॉर्मली हम ड्राइंग प्रोसेस यूज में लेते हैं वो नेचुरल प्रोसेस के थ्रू ही, ड्यू टू सनलाइट ही उसका ड्राइंग करते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ नंबर की जो स्टेज है दैट इज बर्निंग। बर्निंग 650 डिग्री से 1100 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका टेम्परेचर रेंज होता है। ठीक है, इतना तो यहाँ से समझ में आ रहा है हमको। तो दोस्तों, एट दिस टेम्परेचर ऑर्गेनिक मैटर विच इज प्रेजेंट इन क्ले इज ऑक्सीडाइज्ड एंड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन ड्राइवन अवे। तो जो 650 डिग्री सेंटीग्रेड है और 1100 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये जो टेम्परेचर होता है इस टेम्परेचर पे जितना भी मॉइस्चर उसमें प्रेजेंट होता है ब्रिक में, वो क्रिस्टलाइजेशन जितना भी, जैसे कि पेस्ट बनाने में जो वाटर यूज हुआ तो वो वाटर भी इससे रिमूव कर दिया जाता है। और जो भी अगर ऑर्गेनिक कंटेंट उस ब्रिक में प्रेजेंट होते हैं वो भी इससे ऑक्सीडाइज कर दिया जाता है ताकि वाटर पूरा रिमूव हो सके ब्रिक से। नेक्स्ट हमारे बर्निंग के लिए दो प्रोसेस होते हैं, दैट इज फर्स्ट वन इज क्लैंप और सेकंड वन इज केल्न। ठीक है। अब क्लैंप में क्या होता है, जैसे कि ये कोई स्ट्रक्चर वॉल बना दी हमने, दैट इज नोन एज वॉल। ठीक है, ये अर्थ है। इससे 15 डिग्री के एंगल में, ये जो 15 डिग्री का एंगल है, इसके एंगल में पहले फ्यूल डाल दिया जाएगा। ये फ्यूल है और ये ब्रिक है।
ये फ्यूल, वे ब्रिक, फ्यूल ब्रिक, फ्यूल ब्रिक। तो अल्टरनेट लेयर्स में प्रोवाइड कर दिया जाता है। पहले फ्यूल डाल दिया जाएगा, फिर ब्रिक डाल दी जाएगी, फिर फ्यूल, फिर ब्रिक। इस तरीके से इसमें बर्निंग की जाती है ब्रिक्स की। तो फ्यूल की जो थिकनेस है वो होती है 70 से 80 सेंटीमीटर की थिकनेस होती है फ्यूल लेयर की। फिर ब्रिक की इतनी लेयर होगी, लगभग इतनी ही साइज होगी। और हमेशा ऑलवेज रिमेंबर, ये 15 डिग्री के एंगल पे ही बनाया जाता है ताकि प्रॉपर वेंटिलेशन फायर को प्रोवाइड हो सके। ठीक है। और उसकी टोटल हाइट कितनी हो सकती है? मैक्सिमम हाइट 3 मीटर टू 4 मीटर। और ये एक बार में कितना 20,000 टू 1 लाख तक ब्रिक्स निकाल सकता है। ये क्लैंप के द्वारा हम 20,000 से 1 लाख तक की ब्रिक पका सकते हैं, फिर बर्न कर सकते हैं। लेकिन इसका जो प्रोसेस होता है वो 2 to 6 मंथ्स होता है फॉर कूलिंग एंड बर्निंग। बर्निंग भी करेंगे, उसमें कूलिंग भी अगर होगी तो 2 to 6 मंथ्स का बहुत लंबा ड्यूरेशन ये ले लेता है क्लैंप। तो ठीक है, क्लैंप में कैसा इंपॉर्टेंट क्या है, दैट इज 15 डिग्री सेंटीग्रेड और पहले फ्यूल, फिर ब्रिक, फ्यूल ब्रिक, फ्यूल ब्रिक। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है किल। तो किल में क्या है, ये जैसे कि ये तो डोर बना दिया, यहाँ पे फ्यूल इंजेक्टर है, ये भी फ्यूल इंजेक्टर है, दैट इज नोन एज डोर। इनसे ब्रिक प्रोवाइड कर दी जाती है, ब्रिक भर दी जाती है। तो एक लेयर तो फ्यूल की होगी, दूसरी लेयर ब्रिक की होगी, लेकिन ये वर्टिकली होगी। तो इनमें क्या है, 25,000 एवरेज टाइम, वो सॉरी 25,000 एवरेज ब्रिक एक समय पे निकाल ली जाती है, या फिर एक समय पे पका दी जाती है, बर्न की जाती है। ठीक है। अब ये स्ट्रॉन्ग फायर पर 48 से 60 घंटे तक स्ट्रॉन्ग फायर प्रोवाइड की जाती है इसको। स्ट्रॉन्ग फायर मतलब बहुत ही ज़्यादा आग एकदम प्रोवाइड कर दी जाती है इसको। ठीक है। अब और नॉट यूनिफॉर्म शेप, मतलब किल में जितने भी ब्रिक्स होती है उनकी ज़्यादातर की यूनिफॉर्म शेप प्रोवाइड नहीं की होती है। ठीक है। और सप्लाई ऑफ गुड ब्रिक्स कंटिन्यूस नहीं हो पाती है किल में। और नॉट बर्न यूनिफॉर्मली, ज़्यादा यूनिफॉर्मली ब्रिक्स बर्न भी नहीं हो पाती है। तो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ किल्न। तो यहाँ से हमारे पास क्लैंप इज बेटर देन किल्न का कॉन्सेप्ट निकल के आता है। क्लैंप हमारे पास बेटर है किल्न से। हालांकि किल लेस टाइम टेकन है, क्योंकि 48 से 60 घंटे ही हमें रैपिड फायर देना होता है, फिर फायर कम हो जाता है और अपने आप कूल डाउन हो जाते हैं। इसे बार बार फ्यूल इंजेक्ट करना पड़ता है, जैसे ही फ्यूल ख़त्म हो फिर से फ्यूल इंजेक्ट करो। और जबकि क्लैंप में एक बार में फ्यूल इंजेक्ट किया, फिर ब्रेक डाल दी, फिर वो उसके बाद में कोई काम नहीं करना। बस ये ध्यान रखना है कि 15 डिग्री के एंगल पर ज़रूर होना चाहिए ताकि इसको प्रॉपर वेंटिलेशन मिल सके अर्थ को। ठीक है। तो फिर हमारे पास आता है कि भाई गुड क्वालिटी का ब्रिक कौन कौन सी होती है। अगर गुड क्वालिटी की ब्रिक है तो उनकी कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। पहली तो है यूनिफॉर्म शेप एंड साइज होनी चाहिए, उनकी शेप और साइज यूनिफॉर्म होनी चाहिए। सेकंड वन है क्लियर मेटालिक रिंग साउंड। जब दो ईंटों को आपस में भिड़ाया जाता है या फिर एक दूसरे से स्टक किया जाता है तो मेटालिक साउंड, क्लियर मेटालिक रिंग साउंड आना चाहिए। ठीक है। अगर वेट, जो ब्रिक का जितना वेट है, अगर उसको 24 आवर्स के लिए वाटर में इमर्ज कर दिया जाए तो वो 24 आवर्स के बाद में निकालने के बाद में वो जितना उसका वेट होगा वो 20% वाटर गेन करनी चाहिए, मतलब 20% से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब नहीं करनी चाहिए, तो वो फर्स्ट क्लास ब्रिक है। और अगर 22% वाटर एब्जॉर्ब कर रही है तो वो सेकंड क्लास ब्रिक है। ठीक है। तो और नेक्स्ट हमारे पास जो कौन सी है, नो साल्ट डिपोजिशन आफ्टर इमर्जिंग इन वाटर फॉर 20 आवर्स। जैसे हमने 24 आवर्स के लिए उसको वाटर में इमर्ज किया तो वो 20 आवर्स बाद में उस पर कोई सॉल्ट डिपोजिशन नहीं होना चाहिए। ठीक है। नो ब्रिक शुड हैव क्रशिंग स्ट्रेंथ लेस देन 5.5 न्यूटन mm पर स्क्वायर। इससे कम की क्रशिंग स्ट्रेंथ किसी भी ब्रिक की नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और अगर 1 मीटर की हाइट से ब्रिक को ड्रॉप किया जाए, फ्री फॉल किया जाए, वो टूटनी नहीं चाहिए किसी भी सरफेस पे, या तो हार्ड सरफेस हो या फिर सॉफ्ट सरफेस हो। अगर किसी ब्रिक को 1 मीटर की हाइट से फॉल किया जाता है, फ्री फॉल किया जाता है, तो वो टूटनी नहीं चाहिए। तो दीज आर द सम क्वालिटीज़ ऑफ गुड ब्रिक। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। जैसे कि हमने आज पढ़ा है कि कंपोजिशंस क्या क्या होते हैं ब्रिक के। कंपोजिशंस के बाद में हमने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पढ़ी, उसमें कौन कौन सी प्रोसेस होगी, कौन कौन सी स्टेज होगा। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ क्ले थी,
प्रिपरेशन को लेके बाद में मोल्डिंग था, मोल्डिंग के बाद में ड्राइंग, और ड्राइंग के बाद में बर्निंग। बर्निंग क्लैंप और किल से दोनों से होता है। इसमें हमने क्या पढ़ा, क्लैंप इज बेटर देन किल। फिर हमने पढ़ा क्वालिटीज ऑफ गुड ब्रिक, कौन कौन सी क्वालिटीज होती है गुड ब्रिक की। ठीक है, तो आई होप को आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी कुछ सीखने को मिल जाए। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए, कीप मोटिवेटिंग, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।